जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है संविधान की मूल संरचना, कि संविधान की मूल संरचना क्या है, ये इसका उद्भव कैसे हुआ और इसके कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रोफेसर वसीम बरेलवी जी का शेर है कि आप बस किरदार है, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। हमारे जीवन में हम सदैव अलग अलग किरदार का वहन करते रहते हैं, कभी अच्छे भाई के रूप में, कभी अच्छे दोस्त के रूप में, कभी अच्छे बेटे के रूप में, और अब कभी अच्छे पिता के रूप में। हमें संपूर्ण जीवन में दोस्तों क्या है, एक अलग अलग प्रकार के किरदारों को निभाना है। लेकिन जैसे ही हम दोस्तों किसी भी किरदार में दंभ से भर जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है। उसी के संबंध में ये बात प्रोफेसर साहब ने कही है, काफ़ी गहरी बातें। दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, कि संविधान की मूल संरचना। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो संविधान की मूल संरचना क्या है, कि भारतीय संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं और सिद्धांत हैं जिन्हें संसद भी संशोधन के माध्यम से बदल नहीं सकती। है सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीवाद केस 1973 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मूल संरचना बतलाना चाहूंगा। ठीक, मूल संरचना क्या होती है। मूल संरचना से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जैसे कोई, ठीक है, अंतर्मुखी अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। ठीक है, वो क्या रहता है, कम बोलता है, भीड़ भाड़ से दूर रहता है, या खुशमिजाज किस्म का ना हो के कहीं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो क्या वो एकदम से भीड़ में आके खुद को एडजस्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जैसे ही दोस्तों मैं आपको गौतम गंभीर का उदाहरण देना चाहूँ। ठीक, गौतम गंभीर जी जो हमारे कोच हैं, इनका उदाहरण, ये दोस्तों इनकी खासियत है कि ये सदैव क्या रहते हैं, अपनी गंभीर मुद्रा में रहते हैं। तो इनको आपने गिने चुने पलों पे ही या क्षणों में ही क्या है, हंसते मुस्कुराते या काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज स्वरूप में देखा होगा। तो ये इनका क्या मूल स्वभाव है, कैसा रहना, गंभीर टाइप का या सीरियस काइंड ऑफ रहना, इनका क्या मूल स्वभाव है। तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा, इनके ताउम्र इनमें क्या होता है, इनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा और किसी प्रकार से परिवर्तन होने की चेष्टा नहीं की जा सकती। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, उनका मूल स्वभाव, कि जो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, और अगर उसमें परिवर्तन करने का कोई प्रयास करेगा तो उससे दिक्कतें होगी। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों जो संविधान का भी क्या एक मूल संरचना है, आप इसे मूल स्वभाव भी कह लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर की जगह। ठीक है, मूल स्वभाव भी कह सकते हैं हम इसे, कि ये कुछ विशेषता हैं, जैसे गौतम गंभीर जी की विशेषता है, ठीक है, कि वो सीरियस रहते हैं। ऐसे ही संविधान की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें संसद क्या संशोधन के माध्यम से नहीं बदल सकती। ठीक है, कि जैसे गंभीर जी में परिवर्तन हो सकता, नहीं हो सकता, तो ऐसे ही जो संसद रहेगी वो भी जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल है संविधान के, उनको नहीं बदल सकती है। अगर उसमें बदलने का प्रयास किया जाता है तो उसमें क्या रहेगा, कोर्ट का न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। और ये बात कहाँ से, केशवानंद भारतीवाद 1973 से इसका जन्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि संसद को ये अधिकार है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते उसकी जो मौलिक संरचना है या मूल संरचना में क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं। अब देखते हैं कि इसका उदय किस प्रकार से हुआ है। पहला जो बाद आया मौलिक संरचना से संबंधित क्या था, शंकरी प्रसाद बास, शंकरी प्रसाद केस 1951। ठीक है, ये शंकरी प्रसाद व्यक्ति है, इन्होंने अपना केस लगाया था कोर्ट में, तो उस नाम से इनका जो कोर्ट केस का नाम जाना जाता है। इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन को अनुच्छेद तहत कानून नहीं माना जाए। ठीक है, मैं यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो 368 में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसमें संसद को, ठीक है, संसद को क्या दी गई है, शक्ति प्रदान की गई है। संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि संविधान में वो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, जब संविधान में संसद को शक्ति संशोधन करने की, तो मौलिक अधिकार भी किसका अंग है। ठीक, मौलिक अधिकार भी किसके अंग है, संविधान का। तो जब संविधान में संशोधन कर सकता तो मौलिक अधिकार में क्यों नहीं कर सकता। ये बात शंकरी प्रसाद केस में कही गई कि संसद को शक्ति है कि वो संविधान संशोधन द्वारा
कि जो संविधान का अंग है मौलिक अधिकार, इसमें भी क्या कर सकती, परिवर्तन कर सकती है। और संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। अब अनुच्छेद 13 में क्या बात लिखी गई है? अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को अगर कोई भी कानून कम करता है या घटा देता है या उसका अतिक्रमण करता है, तो वो क्या रह जाएगा, निरस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। इसको साहित्यिक भाषाओं में कि मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण करने वाली विधियाँ क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा कि अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। अब जो क्या है कि मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण वाली विधि, विधि यानी कानून, ठीक है, विधि मतलब कानून, शून्य होगी। पर इन्होंने इसमें ये बात कह दी कि अनुच्छेद 13 के तहत जो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो रहा है वो कानूनी नहीं है। भाई जब कानूनी नहीं है तो फिर उससे इसका रिलेट 368 से संबंध ही नहीं है। मतलब संसद को क्या पूर्णतः अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये बात कहाँ कही गई थी, शंकरी प्रसाद केस में, कि अनुच्छेद 13 के तहत अगर संसद कोई भी मतलब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए कोई विधेयक लाती है तो वो कानून नहीं कहलाएगा। कानून नहीं कहलाएगा मतलब अनुच्छेद 13 के तहत उसका किसी प्रकार से हनन ही नहीं होगा, क्योंकि वो कानून के हनन पे ही क्या होता है, विधियां निरस्त होती है। तो ये बात कहाँ, शंकरी प्रसाद केस में कही गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आया, इसमें क्या कह दिया था कि हाँ, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, आपको इतनी बात याद रखना। फिर दूसरा गोलकनाथ केस 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस के फैसले को पलट दिया। ठीक, कहा मौलिक अधिकार अटल है। अटल मतलब ठीक है, हमेशा एक जगह स्थायी है और अपरिवर्तनीय, मतलब इनमें कोई काट छाट नहीं हो सकती, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। संसद मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती। देखो दोस्तों कि जो शंकरीवाद में क्या कहा है कि संसद को पूर्णतः अधिकार है कि वो कहीं भी संशोधन कर सकती है। जब गोलकनाथ केस की बात आएगी तो उन्होंने क्या कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गोलकनाथ केस में मौलिक अधिकार को संबंध में किस प्रकार का डिसीजन दिया था, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो संसद रहेगी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब क्या हुआ, ठीक है, 67 में गोलकनाथ डिसीजन भी आ गया। अब क्या हुआ कि 24वां संविधान संशोधन 1971 आया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि संसद ने गोलकनाथ केस के जवाब में यह संशोधन किया था कि क्या रहेगा कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर क्या रहा, सरकार ने 24वें संविधान संशोधन 71 में लाए। इसमें अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके संसद को मौलिक अधिकारों में संसद का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या करा था कि अनुच्छेद 13 में ये बात और स्पष्ट कर दी गई थी कि जो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन हो रहा है वो कानून नहीं कहलाएगा। ठीक है, कानून नहीं कहलाएगा। ठीक है, कानून नहीं कहलाएगा, इसलिए 368 में जो परिवर्तन है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है। तो 24वें संविधान संशोधन में क्या कहा था कि मौलिक अधिकारों में सरकार ने क्या करा था, अपना जो अधिकार क्षेत्र था उसे बढ़ा लिया था कि सरकार अब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। अब आगे देखते हैं हम। अब बात आती है केशवानंद भारती केस। ठीक, ये दोस्तों आपको अंत तक आपसे पूछा जाएगा और ये लगभग जो भारतवर्ष के सभी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बिहार से लेके जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु तक या गुजरात तक, सभी एग्ज़ाम में इस केस के बारे में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कंठस्थ कर लें कि केशवानंद भारती केस कब आया था, 1973 में आया था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, और निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है। और 24वें संविधान संशोधन को इन्होंने पेट ठहराया था। ठीक है, तो जो मूल संरचना सिद्धांत है, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, ठीक, मूल संरचना सिद्धांत है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, केशवानंद भारतीवाद से। ठीक, केशवानंद भारतीवाद से क्या हुआ, मूल संरचना सिद्धांत। इसी में सबसे पहले दोस्तों कहा गया था कि संसद कुछ भी कर सकती है, कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, कोई भी कानून ला सकती है, बशर्ते संविधान की मूल संरचना परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अब मूल संरचना क्या है, आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि मूल संरचना मतलब
क्या है, या ठीक, या कौन से अंग इसमें सम्मिलित है, ये आपके मन में ख्याल होगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको मूल संरचना के कौन कौन से घटक है, अंग है, जिससे क्या होता है, जिसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। तो केशवानंद भारती में क्या कहा गया कि मूल संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते उसके जो क्या मूल आत्मा या मूल संरचना परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो 24वें संविधान संशोधन 71 को इन्होंने कहा लीगल कर दिया था। अब अगला कौन सा केस है दोस्तों, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। अब इसमें क्या हुआ कि भाई 73 में हमारा क्या आ गया, केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। फिर अब इसके बाद सरकार फिर से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेगी। उन्हें, क्योंकि कोर्ट ने क्या करा था, सरकार की शक्तियों को या संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया था। अब क्या होगा, सरकार क्या रहेगी, अपनी शक्ति फिर बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, 39 में संविधान संशोधन अधिनियम 75 में पेश किया कोर्ट में, और एक प्रावधान, जो प्रावधान था कोर्ट का, इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, कोर्ट का प्रावधान रद्द कर दिया, और क्या कहा कि मूल संरचना सिद्धांत को, ठीक है, और अब रद्द कर दिया, तो ये प्रावधान कहाँ होगा दोस्तों, अब इसमें क्या रहेगा, संसद को फिर आधिकारिकता मिल जाएगी। ठीक, वो संशोधन कर सकती है कहीं भी, ठीक, संविधान में चाहे मौलिक अधिकार में, क्योंकि जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो किसने, संसद ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ संसद और जो न्यायपालिका के दोनों के मध्य, ठीक, दोनों के मध्य एक प्रकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार की शक्तियों को सीमित करना चाह रही थी, और जो सरकार थी वो कोर्ट की शक्तियों को सीमित करना चाह रही थी। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान में क्या अपनाया गया है, शक्ति का पृथक्करण या शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। तो इस वजह से क्या हो रहा था दोस्तों, टकराव हो रहा था कि सरकार अपना पक्ष ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी, कोर्ट सरकार को नियंत्रित करना चाहती थी। तो सरकार ने 39वें संविधान संशोधन 75 में ला और प्रावधान रद्द कर दिया। मतलब अब फिर से संसद क्या रहेगी कि कोई भी कानून या संशोधन कर सकती है। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 76 में आया। संसद ने मूल संरचना सिद्धांत को कमजोर करने का प्रयास किया कि संसद संशोधन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वही फिर बात जो ऊपर लिखी दोस्तों, इसको फिर से क्या कर दिया, और ऐड कर दिया कि संसद ने मूल संरचना सिद्धांत को कमजोर करने का प्रयास किया था। मतलब जो इसके संबंध में उन्होंने कहा था कि मूल संरचना जैसा जो तत्व है वो मानते हैं कि ये विद्यमान है, लेकिन फिर भी संसद को वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति, ये बात उल्लेखित कर दी गई थी। वो संसद संशोधन की कोई सीमा नहीं है, मतलब वो कहीं तक भी संविधान अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो भी 368 का क्या है, अंग है। ठीक है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार हुआ, नीति निर्देशक, ये क्या है, संसद क्या है, हमारे संविधान का अंग है। ठीक है, जिसके तहत 368 में संविधान संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। फिर क्या हुआ दोस्तों, संसद ने फिर इसको अपनी अधिकारिकता को बढ़ा लिया था। अब कौन आएगा, फिर कोर्ट आएगा। फिर मिनर्वा मिल केस आया दोस्तों 1980 में, ये 76 हो गया। 76 के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आया। कोर्ट ने 42वें संविधान के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिए। कौन से प्रावधान, कि संसद की जो संशोधन की शक्ति कोई सीमा नहीं है। भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर संसद की कोई शक्ति की सीमा नहीं है तो सर्वोच्च कौन हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ, सर्वोच्च कौन हो जाएगा, संसद हो जाएगा सर्वोच्च। जब इसकी कोई भी कानून बनाने की कोई सीमा नहीं है संसद की, तो सर्वोच्च कौन है, संसद है फिर। लेकिन हमारे संविधान में क्या है दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है, संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है, और ये बात भी उल्लेखित की गई है कि संविधान का रक्षक कौन है, कोर्ट। संविधान का रक्षक कोर्ट है। ये किसने कहा दोस्तों, जब संविधान के जो निर्माणकर्ता थे या जो संविधान सभा के सदस्य थे कि कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य, उनने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि इनके मध्य टकराव रहेगा तो किसको वरीयता दी जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि संविधान को वरीयता दी जाएगी। इसलिए दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन था, ये असीमित शक्ति प्रदान कर रहा था किसको, संसद को। तो जिससे क्या हुआ, इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता थी, क्योंकि सर्वोच्च हमारे यहाँ संसद ना होकर ब्रिटेन की जैसा क्या है, संविधान सर्वोच्च है। फिर मिनर्वा मिल्स केस में 42वें संविधान वो असंवैधानिक, प्रावधान असंवैधानिक घोषित कर दिया। कहा कि न्यायिक समीक्षा और संशोधन की शक्ति मूल संरचना का हिस्सा है। अब जो न्यायिक समीक्षा क्या होता है दोस्तों, कि कोर्ट
न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य होता है कि संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, संसद ने कोई कानून बनाया गया है, तो इसकी संवैधानिकता की जांच करना, संवैधानिकता की जांच करना कि ये कानून सही बना है, सही प्रोसेस अपना के बनाया गया है, अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचा रहा है कि नहीं, या फिर कुछ सीमित लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बना है। जैसे कि कुछ कानून इसलिए बना दिए जाते हैं कि दोस्तों कि कुछ वो सीमित वर्ग या पूंजीपति वर्ग को लाभ पहुंचाएं। तो इस प्रकार के जो कानून संसद बनाएगी, इसको जांचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? न्यायिक समीक्षा। ये जांचता कौन है दोस्तों? कोर्ट द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, कोर्ट द्वारा अपील की जाती है एनजीओ द्वारा, जो राजनीतिक एनजीओ की आप जो कानून है, जैसे दोस्तों हमारे यहाँ कृषि कानून जो थे, 3 कृषि कानून थे, उन्होंने कुछ कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया का? क्योंकि जो एक निश्चित प्रोसेस होती है दोस्तों कानून निर्माण की, वो प्रोसेस को अपना कर क्या हुआ था, कानून का निर्माण नहीं किया गया था। तो यही बात है दोस्तों कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि कोई भी संसद कानून बनाएगी तो वो कोर्ट उसको चेक करेगी कि वो संवैधानिक है या नहीं, या सही तरीके से, तो ये क्या करेगा? न्यायिक समीक्षा। तो इस प्रावधान से क्या हो रहा था दोस्तों कि कोई सीमा नहीं है, तो मतलब सीमा नहीं है मतलब न्यायिक समीक्षा का कहीं से मतलब उल्लेख नहीं हो रहा था, या अंतर्निहित भावना दिख ही नहीं रही थी कि न्यायिक समीक्षा के कई तत्व विद्यमान है। क्योंकि असीमित है तो असीमित है, तो मतलब उस पर कोई लगाम नहीं है, मतलब उसको कोई चेक भी नहीं कर सकता। तो यही बात की गई थी कि जो आपने जो संविधान संशोधन करना है, इसमें न्यायिक समीक्षा का तत्व नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दिया था, उसमें कुछ सीमाएं आरोपित कर दी गई थी। और न्यायिक समीक्षा को क्या कहा था, मतलब ये चेक करने की जो भावना है कोर्ट की, इसे क्या कहा था? ये मूल संरचना है, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या जो गौतम गंभीर का जिस प्रकार से मूल स्वभाव है उसी के अनुरूप है। अब इसके बाद क्या हुआ? बामन राव केस आया दोस्तों 1981 में, स्पष्ट किया कि मूल संरचना सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए संशोधनों पर लागू होगा। कि जो 73वें केशवानंद भारती केस आया, उसके बाद जितने भी जो कानून बनेंगे, कोर्ट उनको चेक करेगा कि जो संविधान की मूल भावना को हनन तो नहीं कर रहा है, या संविधान के जो अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, या सही प्रोसेस अपना के बनाएगा या नहीं। ये किस कहाँ कही गया था? बामन राव केस 1981 में कहा गया था। अब देखते हैं कि मूल संरचना सिद्धांत में उनका योगदान, कि कौन कौन से केस समय समय पे आए हैं, और उनसे मतलब कौन कौन से तत्व उभर के आए हैं जो हमारे संविधान के मूल संरचना या मूल घटक हैं, जिन्हें क्या कर सकता है? संशोधन परिवर्तन, संशोधन द्वारा हटाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले बात कि जो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ आया दोस्तों? केशवानंद भारतीवाद 1973 से आया। ये बात आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ? केशवानंद भारती। अब इसमें कौन कौन से तत्व उभर के आए थे जब वो केस दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किन किन तत्वों को उल्लेखित किया था या हाईलाइट किया था कि ये संविधान का मूल भाग है। अब देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, मतलब अगर कुछ होता है देश में, या न्यायपालिका लड़ रही है, या कार्यपालिका लड़ रही है, विधायिका, तीनों आप एक दूसरे से क्या रहा है, तीनों के मध्य द्वंद्व चल रहा है, तो इसमें सर्वोच्च कौन होगा? फिर देखा जाएगा दोस्तों कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक, ये बात कहाँ पर? केशवानंद भारती से संविधान की सर्वोच्चता का तत्व उल्लेखित हुआ। तो संविधान की सर्वोच्चता क्या है दोस्तों? जो हमारे संविधान की मूल संरचना है, मूल संरचना। अब आज अगर, ठीक है, आज अगर मोदी जी बोले कि संविधान कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है, संसद क्या कर सकती है? कुछ भी कर सकती है। ठीक है, मान के चलो संसद ऐसा कानून बना दिया कि जो अ, कुछ रहने वाले जो विशेष वर्ग है वो का आज बाहर चल जाएंगे, तो ये क्या है? मूल भावना के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो मूल संविधान की सर्वोच्चता क्या है? ये यहाँ से आया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो क्या रहता है, प्रशासन का या सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्या होते हैं दोस्तों? कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, विधायिका लेजिस्लेशन बोलते हैं, और न्यायपालिका। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में इनके कार्यक्षेत्र का बंटवारा है दोस्तों। ठीक है, ये इतने दायरे में काम करेगा, ये इतने दायरे में, ये इतने दायरे में, ये इतने दायरे, तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये शक्ति संतुलन है दोस्तों।
तो ये शक्ति संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। ये बात भी कहाँ से उभर के आई थी? केशवानंद भारती से। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य होता है कि आपने देखा हो कि हमारे यहाँ मुहर्रम पे भी छुट्टी रहती, क्रिसमस की, हनुमान जयंती की, महावीर जयंती की, सभी धर्मों की छुट्टी या अवकाश रहता है। अवकाश रहता है। इससे क्या ज्ञात होता है दोस्तों कि हमारा जो देश है, ठीक, देश या सरकार सभी धर्मों के प्रति, ठीक, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करती है। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करती है। ये कहाँ धर्मनिरपेक्षता कहाँ से पता चला था दोस्तों? ये केशवानंद भारती से। इसमें क्या है कि जो सरकार है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। संघीय ढांचा। संघीय ढांचा से तात्पर्य होता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है, दोनों देश को संचालित करते हैं, ये संघीय ढांचा है। ठीक है। कल्याणकारी राज की सरकार है, देश के बड़े बड़े विकास कार्यों जैसे हाईवे बनाना या बड़े बड़े ब्रिज, फ्लाईओवर बनाना, टनल बनाना, उस बनाने के साथ साथ वो आपको रोटी कपड़ा मकान, ठीक, साधारण भाषा में रोटी कपड़ा या मकान या खाद्यान्न भी क्या करेगी, आपको उपलब्ध कराएगी। तो जो वेलफेयर स्टेट होता है दोस्तों, वो क्या रहता है कि देश, अपने देश के जो नागरिक है उनकी समस्त ज़रूरतों को क्या रखता है, ध्यान में रख के काम करता है। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक दोस्तों क्या होता है कि जो हम चुनाव के द्वारा जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं। मतलब हमारा वोट देना एक लोकतंत्र का हिस्सा है। गणतंत्र मतलब देश का जो सर्वोच्च प्रमुख रहेगा वो अ, वंशानुगत ना होकर के क्या रहेगा, एक निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुना जाएगा। तो दोस्तों ये जो तत्व है, संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, कल्याणकारी राज और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रणाली, ये कहाँ से आया दोस्तों? केशवानंद भारती से। ठीक है। अब मैं, अगर आपके मन में ख्याल आए कि ऐसे लगभग ज़्यादा केस हैं और सब में बहुत काफ़ी ज़्यादा अवयव, तो इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है? तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बताऊं कि सबसे पहले आप इसमें याद रखिए कि संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से आई। दूसरा, शक्ति पृथक्करण और जो संघीय ढांचा, आप तीन को क्या रखें, याद रखने का प्रयास कर लेंगे तो ये दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण और संघीय ढांचा। वैसे तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आपको एक बार, आप दो बार, तीन बार आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर इसमें भी आप कटौती करना चाहें तो ये तीन शब्द आपको याद रखने ही है। फिर दूसरा केस आया दोस्तों, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। अब इसमें क्या है, कौन कौन से तत्व उभर के आए? ये दोस्तों क्या है कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये भी क्या दोस्तों, ये जो तत्व है हमारे संविधान के क्या है, मूल ढांचे में क्या है, मूल ढांचे के घटक है। इनमें करेगी संसद, संसद क्या कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। अब संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य से आप समझ गए होंगे दोस्तों, संप्रभु से तात्पर्य होता है कि हम हमारे जो विदेशी संबंध निर्धारित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। कोई चाइना या ब्रिटेन या अमेरिका हमें ये नहीं कह सकता कि हम किसके देश के साथ संबंध रखें या नहीं रखें। ठीक है। तो आंतरिक और बाहर निर्णय लेने की जो शक्ति है हमारी, वो संप्रभु कहलाती है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती कि वो हमारी संप्रभुता का अगर हनन होगा तो कोर्ट उसे क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। कानून का शासन, कानून का शासन दोस्तों ये हमने ब्रिटेन की जो संविधान से ग्रहित किया है। कानून का शासन से तात्पर्य होता है कि कानून की नज़रों में सभी समान है। कानून की नज़रों में सभी समान है, मतलब चाहे वो देश का एक पूंजीपति वर्ग हो या छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिले का कोई एक साधारण आदिवासी व्यक्ति हो दोस्तों, उसके लिए सभी क्या रहेंगे, समान है। अगर दोनों बराबर दंड करते हैं, कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिसकी सज़ा 7 वर्ष है, तो पूंजीपति को भी क्या रहेगा दोस्तों, 7 वर्ष की सज़ा दी जाएगी और वो जो दंतेवाड़े का आदिवासी व्यक्ति को भी क्या जाएगी, 7 वर्ष की सज़ा प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो कानून का शासन, अगर अब संसद क्या करे, ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे कानून का शासन क्या करता है, उल्लंघन होता है, मान के चलो कि पूंजीपतियों के लिए एक विशेष रियायत वाला कानून बनाया, तो ये क्या है, संविधान की मूल संरचना का हनन होगा और कोर्ट क्या इसे क्या कर देगी, रद्द कर देगी। ठीक।
अब न्यायिक समीक्षा दोस्तों मैं बतला चुका हूँ कि न्यायिक समीक्षा संविधान की जो मौलिक ढांचे का अंग है, कोर्ट कानूनों को जो निर्माण किए गए हैं उनकी संवैधानिकता को चेक करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव दोस्तों, हमारे देश में अगर धांधली हो जाती है, किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो जाता है या कोई गलत तरीके से चुन के पहुंच जाता है, तो उसे भी क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा उसका चुनाव। अब आगे कौन सा दोस्तों, मिनर्वा मिल्स केस 1980, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। कि इसमें क्या लिखा है, संसद की सीमित संशोधन शक्ति, संसद की जो संशोधन की शक्ति सीमित है, क्योंकि सर्वोच्च कौन है हमारे यहाँ पे, सर्वोच्च कौन है, संविधान है। जब संविधान सर्वोच्च है तो किसी को भी या किसी भी घटक को क्या असीमित शक्ति नहीं प्रदान की जा सकती, क्योंकि अगर असीमित शक्ति किसी को है तो वो सर्वोच्च हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में क्या संविधान सर्वोच्च है, इसलिए संसद की जो शक्ति है सीमित ही है। फिर न्यायिक समीक्षा है, इसी में ये बात है दोस्तों कि अगर असीमित रूप से अपनी संसद शक्ति वृद्धि का प्रयास करेगी तो कानून बीच में आ जाएगा और उसके प्रावधान को रद्द कर देगी। फिर मौलिक अधिकार नीति निर्देशक पर सामंजस्य होना चाहिए, ये दो बातें दोस्तों। एक तो न्यायिक समीक्षा, संसद की सीमित संशोधन की शक्ति, क्या सामंजस्य, और मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य काफ़ी ज़्यादा क्या दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों एलिमेंट है संविधान की मूल संरचना से संबंधित है, कौन से केस से या किस केस से द्वारा आए हैं, तो वो कहाँ से, मिनर्वा मिल केस से। अब अगला देखते हैं, बामन राव केस 1981, इसमें कहा कि मूल संरचना सिद्धांत 24 अप्रैल के बाद के संशोधनों पर लागू होगा। मतलब 24 अप्रैल के बाद जो कानून बने थे 1981 तक, उनकी सबकी जांच की जाएगी कि वो संविधान की सर्वोच्चता का किसी प्रकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। एसआर बॉम्बई केस 1984 में इनने क्या, संघवाद के बारे में, इस धर्मनिरपेक्षता का फिर से उल्लेख हो गया था दोस्तों, लोकतंत्र की फिर बात कर दी गई थी, राष्ट्र की एकता अखंडता, कि हम सब एक हैं दोस्तों, हम विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति के होने के बाद भी क्या है, भारतीय है। अखंडता मतलब 28 राज्य जरूर है, लेकिन वो भारत देश है, हमारा प्यारा देश है। सामाजिक न्याय, कि जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सभी भी क्या है, हमारे जो मौलिक संरचना है संविधान की, मौलिक संरचना का अभिन्न अंग है। ये बात कहाँ, वामन राव केस 94 में कर दी गई थी। अब आगे देखते हैं, IR कोहेल्लो केस 2007 में, इसमें फिर से कानून के शासन का उल्लेख कर दिया था कि ये मौलिक संरचना घटक है। शक्ति पृथक्करण फिर से, न्यायिक समीक्षा का फिर से उल्लेख किया, समानता के सिद्धांत का फिर से उल्लेख किया, मौलिक अधिकारों को मूल सिद्धांत, ये फिर से क्या कर दिए गए थे, उल्लेख कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, इनका उल्लेख बार बार इसलिए किया जाता है दोस्तों, आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये बात जब पहले कर दी गई है न्यायिक समीक्षा की, कानून के शासन की, फिर का कोर्ट ने ये बात क्यों की है। कोर्ट इसलिए ये बात का उल्लेख करता है, क्या होता है कि सरकार जो है भूल जाती है। ठीक है, सरकार क्या रहती है, अलग अलग सरकार हमारे यहाँ परिवर्तित होती है, सरकार भूल जाती है, वो अपनी सीमा को भूल के क्या कहते हैं, चुनौती देने लगती है संविधान को। ठीक, संविधान को चुनौती देने लगती है, तो जिससे क्या होता है दोस्तों, फिर कोर्ट बीच में आता है कि सुनो सुनो बाबू, रुको, अभी हम हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या रहता है कि कोर्ट क्या बार बार क्या रहता है, इन चीज़ों का उल्लेख करता है कि सरकार के कान में ये बात जाती रहे कि आप इन तत्वों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर इसका सारांश, कि केशवानंद भारती में मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आप याद रखने का हमें बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, है ना। इंदिरा गांधी केस 75, लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा को संविधान का मूल संरचना का हिस्सा माना। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जो बात की गई थी वो कहाँ से आया था दोस्तों, पहली बार इंदिरा गांधी केस से। फिर मिनर्वा मिल केस में कि संसद के संविधान की जो शक्ति है सीमित की गई। ठीक है, बॉम्बई केस में संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को मजबूत किया गया। और जो कोहेल्लो केस 2007 में मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का अभिन्न अंग माना। ठीक है, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा को मूल अधिकार, इन महत्वपूर्ण मामलों में भारतीय संविधान ने मूल संरचना को परिभाषित किया है, मजबूत करने में भूमिका निभाई। अब दोस्तों, अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो कि संविधान की मूल संरचना क्या है, गौतम गंभीर का कौन सा जो मूल स्वभाव है उसको हटाया नहीं जा सकता। तो जैसे दोस्तों गौतम गंभीर के मूल स्वभाव में शांत रहना, कम बातें करना या ज़्यादा खुश मिजाज नहीं रहना, इस प्रकार के स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार दोस्तों, हमारा जो
संविधान है, उसके न्यायिक समीक्षक प्रावधान, नीति निर्देशक मौलिक अधिकार, ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ये क्या है, ये भी क्या है, इसके मौलिक जो एलिमेंट है हमारे संविधान को, तो इसमें कोर्ट परिवर्तन नहीं कर सकती या परिवर्तन करने की चेष्टा नहीं कर सकती। अगर करती है तो फिर कोर्ट आएगी और वो बोलेगी कि देखिएगा, ठीक है, आपकी शक्ति सीमित है और हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, इसलिए आप अपनी हदों में रहिए। ठीक है दोस्तों, आपको अगर जो हमारा सेशन दोस्तों पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सब दोस्तों से कह दीजिएगा कि आपको ऐसा ही बनाने के लिए आपका दोस्त, आपका भाई आ गया है। ठीक है दोस्तों, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी जो हर तमन्नाएं जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।